हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये ग्लोबल पैंडेमिक चल रही है। इसके आधार पर तुम्हारी पढ़ाई जो है बाधित हो रखी है। स्कूल ओपन नहीं है, स्कूल क्लोज है। तुम लोगों की जो बोर्ड क्लास है उनको डाउटफुल है कि हमारी एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो ये बात तो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि बोर्ड एग्जाम होगी आपकी राजस्थान में, बिल्कुल डेफिनेट होगी। और 12वीं और 10वीं दोनों बोर्ड क्लासेज की एग्जाम होगी। 2 दिन पहले भी ये हमारे मुख्यमंत्री के जो एक तरह से कह सकते हैं उनके सहयोग से, या हम जो शिक्षा मंत्री हैं डोटासरा जी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम एग्जाम कराएंगे। लेकिन वो डेट कब होती है ये अभी निश्चित नहीं हुआ है। अब 1-2 जून में जो बैठक लेंगे, मीटिंग होगी उनकी मुख्यमंत्री के साथ, और उसके बाद ये डिक्लेयर हो जाएगा कि एग्जाम की डेट कब रखी जाए। संभवतः मेरे हिसाब से जहां उन्होंने कहा है कि 15-20 दिन का बच्चों को टाइम दिया जाएगा, तो उसके आधार पर जो लग रहा है कि या तो जून के लास्ट वीक में एग्जाम शुरू हो जाएंगे या जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो हमें इस चीज को ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम की प्रिपेयर करते रहना है, बिल्कुल स्टॉप नहीं देना है। इसके साथ आज जो हमारा चैप्टर चलेगा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें हमारी जो यूनिट का चौथी यूनिट का जो चैप्टर है, उसमें हमारा चैप्टर भी हमारा चौथा ही है, 4 नवीन सामाजिक आंदोलन, यानी कि न्यू सोशल मूवमेंट। तो ये हमारा चैप्टर छोटा ही है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, और इजी चैप्टर है। इजी इसलिए कि हम शुरुआत से ही आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक आंदोलनों से हमने पढ़ा हुआ है। 10वीं क्लास में भी हमने आंदोलन देखे। हमारे भारतीय जो हमें स्वतंत्रता का आंदोलन देना, उससे बड़ा तो कोई आंदोलन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारे लिए इजी भी है और हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन एक वैसा लचीला शब्द है जो समाज के वर्ग के उस हिस्से से जुड़ा हुआ है जो लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधित्व से वंचित है। किससे प्रतिनिधित्व से वंचित है? जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होता, आमतौर पर वो क्या बनाएंगे? एक वर्ग बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे और आंदोलन शुरू कर देंगे। तो हमें जैसा कि हमने देखा है, उपनिवेशीकरण में भी बहुत सारी हमारे सामने समस्या आई और जगह जगह सामाजिक आंदोलन चले। पूरे भारत में जगह जगह छोटे छोटे आंदोलनों ने अपना रोल प्ले किया। तो इसी प्रकार ये जो आंदोलन है अब भी जारी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुधार हमेशा मांगता है, सुधार हमेशा चलता रहता है। इसलिए सुधार जब भी होगा, जब भी आंदोलन होंगे। तो पहला हमारा जो सामाजिक आंदोलन की श्रेणी विभाजन हम करते हैं, तो इसमें श्रेणी विभाजन में सबसे पहला आंदोलन आता है हमारा क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांति शब्द से ही हमारा समझ में आ गया होगा कि क्रांति मीन्स बदलाव, परिवर्तन, बदलाव या परिवर्तन। जब भी समाज में कोई ऐसी क्रांति आती है, जब भी कोई बदलाव आता है, तो वो क्रांति का रूप ले लेता है, एक आंदोलन का रूप ले लेता है। चाहे वो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ हो, चाहे अपनी आजादी के खिलाफ हो। ये जो स्थिति थी कब चली? उपनिवेशीकरण के दौरान। उपनिवेशीकरण हम समझा चुके हैं तुम्हें। उपनिवेशीकरण यानी कि किसी देश का दूसरे देश पर जा करके कब्जा कर लेना, अपना उपनिवेश बना लेना। तो क्रांतिकारी आंदोलन हमारे समझ में आ गया परिवर्तन, यानी कि बदलाव करना, किसी ऐसी स्थिति को जो समाज को नासूर दे रही हो या समाज को परेशान कर रही हो, समाज से हटाना हो, तो उसके लिए हमें क्रांतिकारी आंदोलन चलते हैं। जैसे हमने कम्युनिस्ट पार्टी का देख सकते हैं वो। उसके बाद आता है हमारा सुधारवादी आंदोलन। सुधार यानी कि सामाजिक बुराइयों के प्रति बुराइयों का अंत। हमारे समाज में भी देख सकते हैं, बाकी देशों के समाज में भी देख सकते हैं। सामाजिक बुराई बहुत सारी होती हैं। हमारे समाज में तो बहुत सारी बुराइयां थी, अब हम नहीं कह सकते क्योंकि उनमें बहुत सारा सुधार हो चुका है। जैसे जाति पाति की जो समस्या थी, सब छुआछूत की समस्या थी, महिलाओं को कमजोर समझने की समस्या थी, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, मेजर समस्याएं थी, जिनमें क्या करना जरूरी था? सुधार लाना, यानी कि सिस्टम में सुधार करना जो है, सिस्टम में सुधार करना। सुधार करने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं वो आंदोलन क्या कहलाते हैं? सुधारवादी
आंदोलन। उसके बाद अगला हमारा जाता है उपचारवादी आंदोलन। उपचार करना, हम जानते हैं कि कोई भी बीमारी आ जाती है तो क्या किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। इसी प्रकार जब समाज में कोई बुराई आ जाती है तो वो समाज की क्या है, रोग है, इसीलिए उस रोग का उपचार करने के लिए क्या चलाया जाए, आंदोलन। तो वो कैसा चलाएंगे, कैसा आंदोलन होगा, उपचारवादी, यानी कि किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए, सामाजिक बीमारी को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं वो कैसे आंदोलन होते हैं, उपचारवादी आंदोलन, यानी कि उनका उपचार किया जाए कैसे भी, समूह बना करके, वर्ग बना करके, सरकार पर दबाव बना करके, जैसे भी हो उनका उपचार किया जाए। तो ये हमारा उपचारवादी आंदोलन होगा। तीसरा, चौथा हमारा वैकल्पिक आंदोलन। वैकल्पिक यानी किसी दूसरे आंदोलन के, जैसे सामाजिक है, सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक स्थिति को सुधारने के लिए हम जानते हैं कि एक आंदोलन की जिद है दूसरे आंदोलन को स्थापित करें, यानी कि कोई बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसका विकल्प ढूंढते हैं हम, वो आंदोलन समाप्त हो गया, उसको नहीं ला करके हम उसका विकल्प ढूंढते हैं और विकल्प के आधार पर जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति है उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। तो वह कैसा आंदोलन कहलाएगा, वैकल्पिक आंदोलन। इसी प्रकार हमने देखा कि धीरे धीरे जो सुधार हुआ और हमने भी भारतीय समाज में भी देखा, आज जो स्थिति है वो दूसरी है, आज जो हमारे आंदोलन के प्रमुख रूप है वो दूसरे हैं, हालांकि इन्हीं से मिलते जुलते हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां अभी बाकी हैं। अभी भी हम देखते हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं है और जो जाति व्यवस्था की है उसमें भी थोड़ा सा खास परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जहां तक सुधार की जरूरत है वो निरंतर जारी रहेगी। इसके आधार पर सामाजिक आंदोलन के प्रमुख रूप और भी बहुत हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं नवीन जो कृषक अधिकार आंदोलन ये जो चला था, ये 1947 से पहले, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ हमारे यहाँ उपनिवेशीकरण के दौरान कैसे चला, क्योंकि हमें पता है कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए उन्होंने भारत की स्थिति को देखा और यहाँ पर आकर के कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने हर तरीके से सबसे ज्यादा शोषण किसका किया, कृषकों का किया, क्योंकि हम नील विद्रोह वगैरह सब देखते भी, पढ़ा भी हमने इतिहास में। तो इस आधार पर क्या हुआ कि कृषकों का जो अधिकार है उनके लिए आंदोलन चलाना। आज हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन कृषकों की स्थिति कई बार अभी भी जो आंदोलन चला हुआ, हम देखते हैं कि कृषक आंदोलन अभी भी जारी है, वो कुछ नियमों को लेकर के। अब ये हमें नहीं ध्यान कि उनको कितना जायज लगता है, नाजायज लगता है, तो वो अपने किनको नियमों को लेकर के चला रहे हैं आंदोलन। तो इस आधार पर कृषक अपने अधिकारों के लिए जो आंदोलन चलाते हैं वो क्या कहलाता है, कृषक अधिकार आंदोलन। दूसरा हमारा है श्रमिक आंदोलन जो था पहले था वामपंथी इन लोगों ने चलाया, लेकिन बाद में आज जो स्थिति है उद्योगों में, हम देखते हैं सेवा सेक्टर में, इन क्षेत्र में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनके अधिकार हम देखते हैं। श्रमिक यूनियन बनी रहती है बहुत सारी। श्रमिक यूनियन किस लिए कि भाई जब भी श्रमिकों के साथ कोई ऐसा बुरा घटित होता है या उनके मांगों को अवहेलना की जाती है, उनका शोषण किया जाता है, तो वो क्या चलाए, एक आंदोलन चलाए अपने अधिकारों के लिए, अपने व्यवस्थाओं के लिए। तो श्रमिक आंदोलन जो उद्योगों में लगे हुए श्रमिक है, सेवा क्षेत्र में जो श्रमिक है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं सरकार से या किसी उद्योगपतियों से या कंपनियों से, उनसे अपने अधिकारों के लिए जो क्रांति करते हैं वो क्या कहलाएंगे, श्रमिक आंदोलन। इसी प्रकार महिला सशक्ति आंदोलन जो कि आज हमारे विश्व लेवल पर चला हुआ है, हम कह सकते हैं महिला सशक्ति आंदोलन, खास करके भारतीय समाज में महिलाओं को जो क्या समझा जाता है, हीन समझा जाता था, है नहीं कह सकते हम, क्योंकि आज बहुत सुधार हो चुका है। पहले जो हमारे भारतीय समाज था पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक सब समझते हैं कि जो समाज में है, यानी कि पुरुष की जो प्रधानता थी वो थी हमारे समाज में। इसके खिलाफ आंदोलन, यानी कि महिलाओं को सशक्तिकरण
करना, सशक्त बनाना, शक्तिशाली बनाना। आज हम देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट की वो भी फतेह महिला कर सकती है। आज हम पहले सेना में इतना बड़े पद पर महिला नहीं रहती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी भारतीय महिलाएं हैं जो सेना के बड़े से बड़े पद पर, जो समुद्र को भी क्या कर सकती है, फतेह कर सकती है। तो महिलाओं में कहाँ शक्ति नहीं है, हर जगह शक्ति है। हम भी वैसे तो भारतीय समाज में शुरू से ही कहा जाता है कि जहाँ यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वह भगवान निवास करते हैं, देवता निवास करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद, यानी कि जिस समय अंग्रेज हमारे यहाँ आए, हम कह सकते हैं मुगल एम्पायर से हमारी महिलाओं का शोषण शुरू हो गया था। वहां से हमने देखा कि हमारे पर्दा प्रथा जो पहले नहीं थी, लेकिन इसके बाद हमारे पर्दा प्रथा शुरू हो गई, और जब महिलाएं पर्दे में रहने लगी तो उनका शोषण भी शुरू हो गया, और जो निरंतर चलता रहा। और इसके लिए जो आवाज उठी इस आंदोलनों के माध्यम से कि महिलाओं को शक्तिशाली बनाना चाहिए, उनको अधिकार दिए जाए ताकि वो अपना विकास कर सके। हमें पता है एजुकेशन में भी हर जगह उनको आरक्षण है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद में अभी तक उनको आरक्षण नहीं है। इसके लिए बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं। अगले चैप्टर में हम इस विषय में पढ़े भी गए, विस्तार से इसको हम अध्ययन करेंगे। तो इस ये आंदोलन यानी कि महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए, महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए आंदोलन चलना। आगे आता है चौथा हमारा जो विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। विकास, हम जानते हैं कि विकास प्रकृति का नियम है और हम विकास करना भी चाहते हैं, विकास होते रहना भी चाहिए, विकास जरूरी भी है। अगर विकास नहीं होगा तो हम डेवलप नहीं होंगे, तो हम विश्व में अन्य देशों से पिछड़ जाएंगे और कोई भी देश हम पर हावी होगा। जैसे आज हम देख रहे हैं कि चीन ने भी अपनी स्थिति हमारे चारों तरफ फैला रखी है। हमारे जो आज श्रीलंका के जो कोलंबो में, वहां भी उसने 99 साल के लिए लीज पर ले लिए जमीन, तो ये भी भारत के लिए थोड़ा सा खतरा है। तो इस चीज के लिए हालांकि विकास से इसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि विकास होगा तो ही तो हम करेंगे। लेकिन विकास के साथ क्या होता है कि अपने दुष्परिणाम वो साथ लेकर के आता है। हम देखते हैं उद्योग लगता है, उसके अच्छे भी हैं। हमें विकास इसलिए कह सकते हैं कि उद्योग से सबको काम मिलेगा, व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, परंतु साथ साथ से पोल्यूशन भी तो होता है पर्यावरण को, और ये सारी बुराइयां भी तो साथ में चलती हैं। तो विकास के खिलाफ जो विकास के जो दुष्परिणाम है उनके खिलाफ आंदोलन चलते, जैसे हमने देखा नर्मदा आंदोलन यानी कि नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया उसके लिए आंदोलन चलाया गया। जैसे वो जब बांध बनेगा तो बहुत सारी जमीन उसके लिए चाहिए होती है, और वहां के आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया गया। तो ये विकास तो हुआ, लेकिन साथ साथ में इसमें एक दलदल भी हो जाती है, आसपास की सारे क्षेत्र खराब हो जाता है। तो विकास के साथ उसका दुष्परिणाम भी साथ साथ आते हैं। तो उनके लिए आंदोलन चलना, हम जब भी देखते हैं कि कोई किसी क्षेत्र विशेष में उद्योग लगता है तो उस उद्योग के खिलाफ आंदोलन चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि आसपास का क्लाइमेट है वो क्या हो जाएगा, उससे दूषित हो जाएगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा। तो ऐसे आंदोलन, विकास तो चाहिए लेकिन उसके दुष्परिणाम नहीं चाहिए, कम से कम हो, इसीलिए ये आंदोलन चलाए जाते हैं। तो आज के चैप्टर में हमने यही देखा कि नवीन सामाजिक आंदोलन, न्यू सोशल मूवमेंट, हमारे ज्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं था, इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं और हो भी गया होगा मेरे हिसाब से याद करते करते, क्योंकि क्लास में तो मैं एक फटाफट रिवीजन के तौर पे मैं उसको करा देती हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हें स्वयं को करना होगा और अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। जय हिंद, जय भारत।